नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। मैं नरेंद्र यादव, संपादक। आज हम इस समय हम क्रबको फर्टिलाइज़र में, और क्रबको फर्टिलाइज़र जो कि यूरिया उत्पादन का कार्य करती है, और ये इस समय देश की एक सबसे बड़ी यूरिया उर्वरक उत्पादन की कंपनी है। और ख़ास बात यह है कि ये जो क्रबको है, इसको वर्ष 2023 में राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। ऊर्जा की बचत और सुनियोजन के दृष्टि से जो काम किया है वो देश भर में सराहा गया है, और उसी के प्रबंध निदेशक हैं रवि चोपड़ा जी। आज हम उन्होंने ये कीर्तिमान कैसे स्थापित किया है और कैसे उन्होंने काम किया है, तो हम अभी रूबरू कराएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए हम चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि कैसे उन्होंने इसको इकाई को जो 30 साल पहले यहाँ पे स्थापित हुई थी, और उसको जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाई है, और आगे की उनकी क्या योजनाएं हैं। तो आइए आपको अवगत कराते हैं। नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव, संपादक यंग भारत न्यूज़। शाहजहाँपुर जनपद की प्रतिष्ठित उर्वरक कंपनी क्रबको फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो कि 30 वर्ष पूर्व स्थापित हुई थी, और वर्तमान में इस कंपनी ने खासकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशेष कीर्तिमान स्थापित किए, और वर्ष 2023 में राष्ट्रपति से सम्मानित भी किया गया है। इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने वाले हैं प्रबंध निदेशक रवि चोपड़ा जी। आपका यंग भारत न्यूज़ में स्वागत है। सर, आपने जब से आपने यहाँ कार्यभार संभाला, इस कंपनी ने कीर्तिमान स्थापित किया, और खासकर रोजगार और किसानों के कल्याण का तो काम किया ही, पर्यावरण संरक्षण में जो एक आदर्श प्रस्तुत किया है वो एक अनुकरणीय, प्रशंसनीय था। इसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया। सर, ये बताएं कि कंपनी के बारे में पहले थोड़ा बताएं, और कैसे आपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए लोक कल्याण का जो कार्य किया पर्यावरण संरक्षण में, उसके लिए बताएं। देखिए, ये कंपनी सन 1995 में सबसे पहले इसका उत्पादन हुआ था। उस टाइम ये कंपनी ओसवाल केमिकल एंड फर्टिलाइजर के नाम से जानी जाती थी। सन 2006 में, दिसंबर 2006 में इस कंपनी को क्रिबको ने ओसवाल से परचेज़ किया, और उसके बाद से उसके साथ में एक पार्टनर भी था, श्याम कंपनी करके थी। दोनों ने मिलकर इस कंपनी को चलाया जी। कंपनी की उस टाइम हालत, टेक्निकल हालत बहुत अच्छी नहीं थी। काफ़ी उपकरण जो थे, मशीनें जो थी, वो बुरी हालत में थी। कंपनी ने उन सबको चेंज किया, नया बनाया, और धीरे धीरे ये कंपनी उस टाइम काफ़ी लॉस में रही, क्योंकि इक्विपमेंट काफ़ी चेंज करने पड़े। लेकिन सन 2018-19 के बाद में थोड़ा इसमें प्रॉफिट आना शुरू हुआ। इससे पहले सन 2017 में श्याम ने इस कंपनी से एग्ज़िट कर लिया, और तब से ये कंपनी एंटायरली क्रिबको फर्टिलाइज़र के नाम से जानी जाती है। सन 2017-18 से हमने इसमें गौर करना शुरू किया। तब तक कंपनी का करीब 320 करोड़ का नुकसान हो चुका था। कंपनी 320 करोड़ के घाटे में थी। तो ये सोचा गया कि इस कंपनी को आगे अगर चलाना है तो हमें इसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, कुछ और इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हमने इसमें सबसे पहले तो रेलवे साइडिंग के बारे में सोचा। इस कंपनी में यही एक फर्टिलाइज़र कंपनी थी पूरे इंडिया में जहाँ पे रेलवे साइडिंग नहीं थी जी। तो सबसे पहले हमने रेलवे साइडिंग को लिया, क्योंकि रेलवे साइडिंग ना होने की वजह से करीब सालाना हमें 20-22 करोड़ का नुकसान होता था। यहाँ से सारा माल जो है, जो यहाँ के नज़दीक जो रोजा स्टेशन है वहाँ पे जाता था, वहाँ ट्रकों से जाता था, और वहाँ पे फिर इसको ट्रकों से रेलगाड़ी में जी लोड किया जाता था। तो उसमें करीब हमारा सालाना 20-22 करोड़ का नुकसान हो रहा था। तो सबसे पहले हमने एक रेलवे साइडिंग बनाई, जो बंदरा स्टेशन जो यहाँ पे नया पास में ही है, यहाँ से करीब 14 किलोमीटर दूर है। 14 किलोमीटर एक लंबी हमने लाइन बनाई। इसके लिए हमने किसानों से ज़मीन खरीदी यूपीसीडा के माध्यम से, और उसके बाद में ये हमारा सन 2020 में हमने लगभग इसको पूरा किया, रेलवे साइडिंग को, और तब से ये हमें एक इसकी हेल्प मिलनी शुरू हो गई। इसके अलावा हमने और
उत्पादन के क्षेत्र में हमने ये देखा कि भाई इसकी लागत को कुछ कम किया जाए। उसके लिए हमने करीब 140 करोड़ रुपए सन 2020-21 में खर्च किया। काहे पे? हमने अलग अलग टाइप के इसमें नए नए इक्विपमेंट लगाए। अच्छा। जिससे कि जो ऊर्जा खपत है, जो यूरिया बनाने में जो ऊर्जा की खपत होती है वो कम हो। तो उसको लगाने में हमें करीब 140 करोड़ रुपये हमने उसमें खर्च किया। तो उसे किन चीज़ों का आपने कम किया है? जो उसमें जो हम लोग गैस, जो हम लोग जो यूरिया बनाने के लिए हम लोग गेल कंपनी से गैस खरीदते हैं। जी जी। तो उस गैस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में, और उससे अमोनिया और फिर यूरिया बनाई जाती है। तो उसकी खपत को हम जो नए इक्विपमेंट लगाए उससे उसकी खपत को कम हुआ। साथ साथ ही ना केवल ऊर्जा में बचत हुई, बल्कि जो कुछ एमिशंस जो ग्रीन हाउस गैसेज जिनको हम कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इनकी भी जो एटमॉस्फेयर में जाती थी, इनकी इसमें भी भारी कमी आई। उत्सर्जन कम हुआ। इनका उत्सर्जन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम हुआ। इसमें आप देखें तो करीब सालाना हम लोग जब से हमने ये लगाया 7000 टन जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने प्रति वर्ष हम 7000 टन उत्सर्जन इसका कम किया है हमने। इसके अलावा अभी हमने और स्कीम्स हमने सोच रखी हैं, करीब 100 करोड़ की और स्कीम जो हैं हमने सोच रखी है, जो सन 2027 तक हम और इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे करीब और हमारा 2-3 हज़ार टन कार्बन डाइऑक्साइड और कम हो जाएगी, जो उत्सर्जन कम हो जाएगा। जी जी। तो इस तरह से हमने ये जो हमने काम किए, इससे न केवल हमारी कंपनी को फ़ायदा हुआ, क्योंकि ऊर्जा की खपत कम हुई, गैस का हमारा बिल कम हो गया। न केवल हमारा इसमें फ़ायदा हुआ, बल्कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई। साथ ही साथ सरकार को जो हमें सब्सिडी देनी पड़ती है उसमें भी भारी कमी होगी। तो सरकार सब्सिडी अब हमें उतनी, हमारी एनर्जी नंबर कम होने की वजह से सरकार के ऊपर भी एनर्जी बिल कम हो गया। इसके अलावा जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया, इसके अलावा हमने और भी फ्रंट पे काम किया, जैसे कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी है। जी जी। इसमें जो पानी की खपत है, 1 टन यूरिया के लिए पहले हमें करीब 5.8 टन पानी चाहिए होता था। हाँ, ये करीब अगर आप 17-18 की बात करें तो 5.8 टन पानी 1 टन यूरिया बनाने के लिए चाहिए था। आज ये घटकर 4.9 टन हो गया। पानी की खपत जो है, जल संरक्षण को बढ़ाया। वो हमने इस तरह से किया, हमने एक तो ये कि जो पानी हमारा वेस्ट होता था उसको हमने रिसाइकिल किया, मोस्टली तो यही किया। इसके अलावा हमने जल संरक्षण के लिए गांव में 3 गांव में हमने अडॉप्ट किए, जहाँ पे पानी के स्रोत थे। उसके आसपास हमने वाटर हार्वेस्टिंग किया, करीब उसमें हमने 80 लाख रुपए हमने खर्च करके वो किया। उसको हम मेंटेन भी कर रहे हैं, जो वर्षा जल संचय, जो हाँ, जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं हम लोग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमने वहाँ पे किया और उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। उसके अलावा हमने प्लांट में जो बारिश का पानी आता है, जो हमारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आता है, उस पानी को हम लोग इकट्ठा करके एक पिट में इकट्ठा करते हैं और उसको वापस रिसाइकिल करके अपने सिस्टम में लेते हैं। जी। इसके अलावा पानी के संरक्षण के लिए हमने जो अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसको भी हम लोग अभी नवीनीकरण उसका कर रहे हैं, और वो अभी इसी मई के महीने में पूरा हो जाएगा। उसमें करीब 1000 किलोलीटर पानी जो है वो हम वापस रिसाइकिल कर लेंगे, अपने सिस्टम में ले लेंगे। जो सीवेज का पानी है उसको रिसाइकिल कर लेंगे। इसके अलावा पानी का हमें और भी कंसर्न है, क्योंकि बारिश हम पीछे नोट करें कि वर्षा पीछे कई सालों से कम हो रही है, और पानी का स्तर हमारा नीचे अंडरग्राउंड वाटर जो है वो उसका लेवल डाउन जा रहा है। जो करीब पहले 5 मीटर था वो 6 मीटर के आसपास आ गया। भूगर्भ जल स्तर गिर रहा है। तो हमारे बोरवेल का काम करना मुश्किल हो रहा है। ना सिर्फ जल स्तर गिर रहा है, बल्कि जब जल स्तर गिरता है तो पानी की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। जी। तो हमें उसके ऊपर भी कंसर्न है। इसलिए हम और पानी जितना हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, और भी हम सोच रहे हैं कि एक RO प्लांट लगा के, जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट कहते हैं जिसको, वो लगा के हम पानी की और रिकवरी करें, जिससे करीब हमें 2000 मेट्रिक टन पानी पर डे, 2000 मिलियन लीटर पर डे जो पानी है वो और रिकवरी हो जाएगी उसकी। तो ये तो हमारा वाटर रिसोर्सेज का था। इसके अलावा हम लोग जो ऊर्जा के संबंध में हम लोग ये सोच रहे हैं, जो हम लोग पावर लेते हैं जो फॉसिल फ्यूल से आती है, वो हम सोच रहे हैं कि उसको हम लोग रिन्यूएबल पावर से रिप्लेस करेंगे, उससे चेंज करेंगे।
रिन्यूएबल पावर का मतलब है कि जो सोलर पैनल से आती हैं या विंड एनर्जी से पावर आती है। तो अभी हम करीब 2 मेगावाट पावर जो है वो हम बाहर से यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लेते हैं, उसको हम लोग रिन्यूएबल पावर से रिप्लेस कर रहे हैं। उसके लिए हम सेल्फ जनरेशन भी तो है। हमारा कंपनी जो हम लोग अपना जो पावर जनरेट करते हैं वो गैस से जनरेट करते हैं। करीब 17 मेगावाट हम लोग गैस टरबाइन से हम पावर जनरेट करते हैं। उसके अलावा हमने एक 2 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लगाया हुआ है। अच्छा। अपने यहीं अभी जो हमने पिछले साल दिसंबर में हमने उसको कमीशन किया था, 2 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया हुआ है। और उसके अलावा हम 4 मेगावाट का हम एक कंपनी और है, अवेडा करके एक कंपनी है, हम उसके साथ अभी प्रतिबद्ध करने जा रहे हैं कि भाई वो हमें 4 मेगावाट पावर हमें रोज़ देंगे जो सोलर पावर से आएगी। अच्छा। तो इससे फर्दर हम लोग जो फॉसिल फ्यूल है, जो एनजी, जो नेचुरल गैस से जो हम पावर बनाते हैं, वो उसमें थोड़ी कमी आएगी और हम नेचुरल रिसोर्सेज से पावर लेंगे। ये हमारे एफर्ट्स हैं नेचुरल करने के लिए। अच्छा, और भविष्य की क्या योजना है? जैसे एक तो आपकी यूरिया ये यूनिट हो गई, साथ में दूसरी कंपनी जो गत वर्ष लगाई थी हमने, जैसे जब हम लोग यूरिया बनाते हैं तो जैसे हमने आपको बताया कि यूरिया बनाने के लिए हम लोग नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस में क्या होता है कि हाइड्रोजन ज़्यादा होती है और कार्बन कम होता है। तो उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होने से अमोनिया ज़्यादा बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम बनती है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर यूरिया बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि अमोनिया ज़्यादा बन जाती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कम होने की वजह से यूरिया लिमिटिंग होती है। तो हमने क्या किया कि एक तो यूरिया की और फर्दर बढ़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर से परचेज़ करते हैं। जो आसपास हमारे यहाँ जो डिस्टिलरीज़ हैं, जो शुगर फैक्ट्रीज़ हैं, डिस्टिलरीज़ हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में फेंक रही हैं, हम उनसे कार्बन डाइऑक्साइड परचेज़ कर लेते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड फॉर्म में हमको देती हैं। तो करीब 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रोज़ाना उनसे लेते हैं। 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं और जो 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम अमोनिया के साथ मिक्स करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है ये ज़्यादातर तो बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री में भी कुछ यूज़ होता है और थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। हालांकि फर्टिलाइज़र में यूज़ अभी इसका कम है, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज़ बेकरी और लेदर इंडस्ट्री में। मतलब जो आपके जो बाई प्रोडक्ट थे हमारे जो वो यूज कर दिया। अमोनिया जो प्रोडक्ट हमारे एक्सेस में बनता था उसको हमारे एक्सेस में करने के लिए या तो हम उसको कोई कंपनियां हमसे खरीदें, अमोनिया खरीदती भी हैं कुछ कंपनियां, लेकिन उसमें क्या है कि ये हमेशा नहीं खरीद पाती। कई बार क्या होता है कि जो अमोनिया बाहर से आती है, आयात जो होती है अमोनिया, उसका रेट बहुत सस्ता हो जाता है। क्या है कि हम लोग बाहर की कंट्री में गैस का रेट दाम बहुत कम है, तो वो लोग अमोनिया बहुत सस्ते में बना पाते हैं। तो जब वो सस्ती अमोनिया जब इंडिया में आती है तो जो दूसरे अमोनिया कंज्यूमर्स हैं वो हमसे ना लेके इंपोर्ट वाली अमोनिया ले लेते हैं। तो उस टाइम पे हम अमोनिया का क्या करें? जब अमोनिया एक्सेस में होती है वो हमें ऐसे ही बर्न करनी पड़ जाती है, एज ए फ्यूल बर्न करनी पड़ती है, वो जो कि एक नुकसान है, क्योंकि एक बार आपने पहले अमोनिया बनाई फिर उसको एज ए फ्यूल यूज़ कर लिया, तो वो एक एनर्जी का नुकसान है। एक तरह से देखा जाए तो वो एक आपराधिक केस है कि आपने बना के फिर उसको एज ए बर्न कर दिया। हम उसका दूसरा यूज़ ढूंढ रहे थे, तो उसके लिए हमने ये अमोनियम बाइकार्बोनेट सोचा। उसमें करीब 11 टन अमोनिया, 1 घंटे में करीब 11 टन अमोनिया लग जाती है। अच्छा। तो अमोनिया का एक उपयोग ये भी हो जाता है और कुछ अमोनिया हम बेच रहे हैं। तो ऊर्जा का खपत का जो कुशल प्रबंधन है ये उसी का देन है कि जो आपकी यूनिट है जो उसका प्रोडक्शन सालाना होता था उससे आपने 30% अधिक उत्पादन कर लिया। हाँ जी, जो प्रोडक्शन बढ़ने का जो कारण है, एक तो ये मैंने आपको बताया कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेके भी कुछ अतिरिक्त यूरिया बनाते हैं। जी। उसके अलावा हमने प्लांट के अंदर इतना सिस्टम बनाया कि प्लांट में कोई फालतू की ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए। प्लांट का रनिंग जो है सालाना कम से कम 335 दिन कम से कम चलना चाहिए। और इसके बीच में कोई बेकार की ट्रिपिंग, कहीं फ्यूज़ उड़ गया है, कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया, कुछ इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट हो गया, उस सब ना आए। उसके लिए हम लोग इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर जो है वो लेते रहते हैं ताकि प्लांट हमारा ट्रिप ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएँ। इसके लिए इस समय कितना प्रोडक्शन है आपका पर डे या प्रतिवर्ष का? देखिए, पर डे हम लोग करीब 3250 टन बनाते हैं। वैसे इसकी जो कैपेसिटी है 2600 टन पर डे की है। अच्छा। लेकिन हम इसमें से 3200 टन के आसपास 3250 टन के हम लोग इसमें यूरिया बना पा रहे हैं पर डे के हिसाब से। एक रेक में करीब 2600 टन जाता है। डेली का एक रेक हम लोग यूरिया का डिस्पैच करते हैं
उसके अलावा जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बनता है वो बाई रोड हम लोग ट्रकों से यूपी में या आसपास एरिया में 100-150 किलोमीटर के अंदर अंदर वहीं भेजते हैं। एक से सवाल जो सबसे बड़ा, जो यूरिया किसानों के लिए एक उनके खुशहाली का प्रतीक है, या जो उनको यूरिया पे ही अधिकांश निर्भरता है, ये जानना चाहते हैं कि जो यूरिया लगभग 266 या 270 रुपये में मिलती है, उसकी लागत कितनी आती है? अगर एक कट्टे की हम बात करें 50 किलो 45 किलो तो कितना? देखिए आप सिंपल भाषा में सोचिए कि जो 1 किलो यूरिया जो हम लोग मार्केट में बेचते हैं, अगर आप खरीदने जाएँ तो 6 रुपये किलो में हमारा MRP है, 6 रुपये किलो हम लोग बेचते हैं। जी जी। लेकिन जो उसकी लागत है हमारे करीब 40 रुपये किलो आती है। 40 रुपये 1 किलो यूरिया बनाने में 40 रुपये की लागत आती है। तो ये जो बाकी जो 34 रुपये का जो हमें हम एक्स्ट्रा खर्च करते हैं वो हमें गवर्नमेंट वापस करती है, रिम्बर्स करती है। अच्छा, ये आपको तो गवर्नमेंट हमको देती है कि आपके 34 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुए, वो उसे सब्सिडी से पूरा, वो उसको हम सब्सिडी कह लीजिए। सब्सिडी तो एक्चुअली वो किसानों को जाती है, क्योंकि किसानों को 6 रुपये में मिला 40 रुपये का माल, सब्सिडी तो एक्चुअली उनको मिली। हमें तो एक रिम्बर्समेंट हुआ कि जो हमने खर्चा किया था वो हमें गवर्नमेंट ने रिम्बर्स कर दिया। प्रोडक्शन अब देखिए हमें फ़ायदा कब होता है, अगर हम प्लांट अच्छा चलाएंगे। तो अगर हम मान लीजिए 40 रुपये का बनाने की बजाय अगर हम 38 रुपये का बनाते हैं तो गवर्नमेंट तो हमको 40 रुपये दे देगी, तो 2 रुपये हमारे वहाँ बच जाते हैं। लेकिन यही प्लांट अगर हमारा ठीक ना चले, रोज़ बंद होता रहे, प्रॉब्लम आए, और 40 रुपये की जगह अगर हम मान लो 42 रुपये में बनाते हैं तो 2 रुपये हमें नुकसान है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 40 रुपये ही देने हैं हमको, 40 के हिसाब से बैलेंस देना। तो यही मूल मंत्र आपका रहा कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, प्रोडक्शन को बढ़ाएं और कॉस्ट को कम किया, कॉस्ट को कम किया, और उससे जो है ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े हमारी। तो उससे हमारी पिछले 3 साल में हमें करीब 480 करोड़ का हमें प्रॉफिट हो गया। जो पहले 320 करोड़ का नुकसान था हमारे को, और वो नुकसान कवर अप हो गया 480 करोड़ हो गया। जितने हमने बड़े लोन लिए थे, लॉन्ग टर्म के जो लोन थे इस फैक्ट्री को लगाने के लिए, वो सब लोन हमने अदा कर दिए, बैंकों को वापस कर दिए लोन हमने। हमारे ऊपर कोई लोन नहीं है। ये सर बहुत सी कंपनियां जो हैं, जो भी खासकर सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सेक्टर की भी, जैसे चीनी मिलों की दशा देखते हैं तो घाटे में जाती हैं, आपने उसको प्रॉफिट में ला दिया। इसके पीछे मूल मंत्र क्या रहा, कैसे आपने काम किया, क्योंकि इससे पहले भी लोग रहे? देखिए ऐसा था कि अब ये देखिए कि हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत तक कब आई, जब कोरोना स्टार्ट हुआ जी। अब हमें घाटे में कंपनी चल रही थी, हम लोग कोरोना टाइम में जब आए तो एक बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम बैंकों को भी लग रहा था कि पता नहीं फैक्ट्रियाँ चलेंगी कि नहीं चलेंगी, हम लोन देंगे वो पैसा रिकवर होगा कि नहीं होगा। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने लोन नहीं दिया, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम लोगों को उनका तनख्वाह भी दे पाएँ, उनकी पे भी दे पाएँ। ये कोरोना काल के समय? कोरोना काल से जस्ट पहले, कोरोना काल जब स्टार्ट ही हुआ था तब ऐसा हुआ कि 2019 के, हाँ 2019 में, तब हम अपने मंत्रालय में गए, हमने उनको सेक्रेटरी साहब को बोला कि साहब हम प्लांट अच्छा चला रहे हैं, आप हमें रिम्बर्स कीजिए जो भी हमारी सब्सिडी है, ताकि हम उनको पे कर पाएँ। और तभी हम लोगों ने सबने बैठ के सोचा कि अब अगर हम कुछ नहीं किया तो हमें फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। अच्छा। तब हमने ये जितनी एनर्जी सेविंग स्कीम्स जो हमने लगाई, हमने इनको इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद से गवर्नमेंट ने भी हमारा काफ़ी साथ दिया इसमें। कि जो सब्सिडी नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बना लेते हैं उसके हमें 6 महीने बाद जाके पैसा मिलता था। अब आप देखिए कि हर महीने हमें गेल को जो पैसा देना होता है, करीब 200 करोड़ रुपए हम लोग गेल को देते हैं पर मंथ हम देते हैं उनको, गैस का देते हैं। तो ये अगर गवर्नमेंट हमें साथ साथ रिम्बर्स नहीं करेगी पैसे, तो हमें तो लोन लेना पड़ेगा। लोन लेंगे तो फिर इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, सब कुछ आएगा। तो पहले ये हमें 6-6 महीने बाद मिलते थे पैसे, तो हमें उस दौरान चलाने के लिए बैंकों से लोन लेने पड़ते थे। लेकिन अब पिछले 2-3 साल से गवर्नमेंट जो है हमें क्वार्टरली हमको रेगुलरली क्वार्टरली हमको रिम्बर्स कर देते हैं जो भी हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। उससे जो हमारा इंटरेस्ट बर्डन है वो बहुत कम हो गया। तो जो आपका दायित्व था, जो गवर्नमेंट से जो लाइनिंग थी वो बेहतर हुई है, उसकी वजह से गवर्नमेंट से एक तो ये आधार हो गया। बाकी जो है, चूँकि इतने बड़े पद पे आप बड़े सहज सरल, तो टीम मैनेजमेंट कैसे क्या हो? बिल्कुल, इसमें टीम का बहुत बड़ा सहयोग है और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि ये जो हमारी टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारा काम एज मैनेजमेंट, हमारा काम तो प्लानिंग करना था, स्कीम्स को लेके आना था, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन और उसको चलाना ये जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत ही डेडिकेटेड एम्प्लॉई हैं। कभी पिछले 2016 में मैंने ज्वाइन किया था, 8-9 साल होने वाले हैं अब। कभी आज तक कोई IR प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आया कि लेबर प्रॉब्लम हो या वर्कर्स की प्रॉब्लम हो। वर्कर्स की पे भी आप ये देखिए, 2006 में जो हमारा बजट था करीब 10 करोड़ का हमारा बजट था जो पे देते थे, आज वो बढ़ के 120 करोड़ हो गया। जो हमारा प्रॉफिट आता है वो हम या तो हम दूसरे नए प्रोजेक्ट में लगाते हैं, एम्प्लॉइज़ के ऊपर लगाते हैं,
इसके अलावा हम काफ़ी CSR एक्टिविटी भी कर रहे हैं। हमने अपने पास में पिपरौला गांव, जहाँ पे हमारा ये प्लांट स्थित है, इस गांव में हमने सोलर लाइट दी हैं, हमने स्कूल में बुक्स दी हैं, लाइब्रेरी बुक्स वगैरह दी हैं, स्कूल को फंड्स दिए हैं, पैसे दिए हैं। और इसके अलावा हमारे जो डॉक्टर्स, हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, हमारे डॉक्टर्स वीकली वहाँ जाते रहते हैं, फ्री में उन लोगों को देते हैं, और जितनी दवाइयाँ दे सकते हैं फ्री में दवाइयाँ दी जाती हैं। और CSR एक्टिविटी के अलावा, इसके अलावा जो भी हम और CSR एक्टिविटी कभी भी जो डिमांड आती है एडमिनिस्ट्रेशन से, हम लोग वो CSR एक्टिविटी, अभी कंबल बांटे हैं करीब हमने, एक ये लड़कियों के लिए जो सर्वाइकल कैंसर के लिए एक अभी जो थी, उसके लिए हमने करीब 20 लाख रुपए की मदद अभी हमने एडमिनिस्ट्रेशन को दी है। तो CSR एक्टिविटी में भी हम अपने प्रॉफिट का, जो एक तो स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जो प्रॉफिट का 2% जो है हम CSR में देना होता है, वो तो हम दे ही रहे हैं। इसके अलावा भी अगर कभी भी हमें लगता है कि हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम लोग CSR एक्टिविटी भी कर रहे हैं। सर, एक प्रश्न और है, जिस तरीके से यूरिया प्लांट अपना काफ़ी प्रोग्रेस की है, अमोनियम बाइकार्बोनेट भी इकाई लग गई है, वो भी रनिंग में है, अगली क्या योजना है? देखिए, हमारे पास एक तो हम लोग सोलर सिस्टम पे जा रहे हैं, सोलर पावर हम लोग परचेज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल फ्रंट पे, तो ये है। इसके अलावा हम लोग, क्योंकि यूरिया एक कंट्रोल्ड कमोडिटी है, तो हम लोग थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के लिए हम लोग एक स्टार्च प्रोजेक्ट हम लोग ला रहे हैं, जिसकी अभी रिपोर्ट KPMG बना रहे हैं। तो वो प्रोजेक्ट आ जाएगा तो जो मक्के के दाने से, मेज से हम लोग स्टार्च बनाएंगे। स्टार्च के अलावा स्टार्च से ही हम लोग ग्लूकोज बनाएंगे और ये मार्केट में बेचेंगे। अभी प्रीलिमिनरी ये लग रहा है कि ये पॉसिबल है और इसमें ये अच्छा प्रोडक्ट है और इसकी डिमांड काफ़ी है, तो हम लोग इस प्रोडक्ट को बनाएंगे। इसके अलावा हम एक और करने जा रहे हैं, एक CBG का हम लोग प्लांट लगाने का सोच रहे हैं। इसमें हमें इंडियन ऑयल ने हमसे अप्रोच किया है, तो हम लोग उनके साथ मिल के एक CBG प्लांट लगाएंगे। CBG का मतलब है कंप्रेस्ड बायोगैस। तो इसमें जो कोई वेस्ट जो प्रोडक्ट है, म्यूनिसिपल वेस्ट है या जो मंडियों का जो वेस्ट है, उसको कलेक्ट करके लेके आएंगे, उसको एक पिट में डालते हैं और उनसे फिर उसमें हम लोग गोबर और मोलेसिस वगैरह डाल के उसमें से गैस बनाते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं। मीथेन गैस आपको पता होगा एक नेचुरल गैस टाइप की है और वो हमारे प्लांट में भी यूज़ हो सकती है, और अगर IOC के साथ मिलकर बनाएंगे तो IOC भी तैयार है उसको अपने गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप में वहाँ पे यूज़ करने के लिए। तो अगला प्रोजेक्ट हम लोग अभी जल्दी उनके साथ अनुबंध करने का जा रहे हैं। एक बार हमारी बोर्ड मीटिंग में से अप्रूवल लेके हम लोग उसमें IOC से अनुबंध करेंगे और ये प्रोजेक्ट को हम लेके आएंगे। जैसे SPCL ने बदायूं में लगाया है CBG का प्लांट, और वो पराली को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो वो पराली यूज़ कर रहे हैं। पराली से भी होता है, लेकिन पराली से एक तो सीजनल है पराली, और दूसरा ये कि उसकी इतनी वैल्यू नहीं आती, कैलोरीफिक वैल्यू, जितनी कि जो दूसरे म्यूनिसिपल वेस्ट हैं उनकी आती है। तो इसका जहाँ से भी मिले। पर डे प्रोडक्शन का क्या टारगेट रहेगा अभी प्रस्तावित? इसका पर डे प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करेगा कि कितनी हमारे को वो वहाँ से वेस्ट मिलता है। हम लोग इसको एक्सपेंशन के लिए आगे बढ़ा के रखेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से जितना वेस्ट है, बिकॉज वेस्ट की एक तो वेस्ट कवर हो जाएगा, दूसरा ये बहुत वैल्यू, क्योंकि आपको पता है जो कि नेचुरल गैस जितनी भी है इंडिया में तो बहुत कम है। हम लोग ज़्यादातर गैस जितने यूरिया बना रहे हैं मोस्टली गैस इंपोर्टेड गैस ही है, बाहर से ले रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट भी इस बात के लिए बहुत जोर दे रही है कि आप CBG ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं ताकि इंपोर्ट हमें कम करना पड़े गैस का। तो हम लोग इसको फर्दर एक्सपेंड करते रहेंगे, जैसे जैसे हमें और वेस्ट मिलता रहेगा हम लोग इसको एक्सपेंड करते रहेंगे। इसमें हमें 3 चीज़ें मिलती हैं, एक तो नेचुरल गैस मिलती है, दूसरा एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है जो हमने बताया कि अब अभी यहाँ बाहर से 50-100 टन लेते हैं बाहर से, ये कार्बन डाइऑक्साइड कुछ हमें यहाँ से भी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा तीसरी चीज़ मिलती है वो एक खाद के जो कंपोस्ट खाद जिससे आप समझ लीजिए, वो खाद निकलती है उसमें से, जिसकी अच्छी वैल्यू भी है और वो भी अच्छे दामों में बिक रही है अभी। तो ये 3 प्रोडक्ट, ये 3 इसमें से आ जाएंगे। इसके अलावा IOC से हम लोग जो अनुबंध करने जा रहे हैं उसमें ये अनुबंध रहेगा कि अभी और भी कोई प्रोजेक्ट अगर वो लगा सकते हैं, जैसे आपको पता होगा कि पेट्रोल में अल्कोहल को मिक्स करने का है। तो अभी तक जो गवर्नमेंट ने कहा है कि 20% आप अल्कोहल मिक्स कर सकते हैं, तो 20% का कोटा तो यूपी में ऑलमोस्ट पूरा हो गया। अभी गवर्नमेंट इसको बढ़ाने जा रही है, 20 से 25% करेगी।
तो अगर जैसी गवर्नमेंट बढ़ाती है तो हम लोग एक डिस्टिलरी का भी आईओसी के साथ मिलके यहाँ पे एक हम लोग डिस्टिलरी लगाएंगे जिसमें हम लोग अल्कोहल का उत्पादन करेंगे, एथेनॉल बनाएंगे। तो अभी हमारे ये अभी लेकिन प्रोजेक्ट स्टेज में, मतलब एक दूसरे से कोरिलेटेड रहेंगे उस एथेनॉल से ना एथेनॉल भी बनेगा, उसके अलावा एविएशन फ्यूल भी बनता है उसमें जो हवाई जहाज वगैरह में यूज़ होता है, एविएशन फ्यूल भी बनाएंगे। तो आईओसी ने उसका प्रपोजल भी हमको दिया हुआ है कि अगर गवर्नमेंट वहाँ से अप्रूव करती है, जैसे ही 20% से ज़्यादा जाती है तो हम आपके साथ मिलके ये बनाना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा है, हवाई पट्टी बन चुकी है और हवाई अड्डा प्रस्तावित तो फ्यूल भी यहाँ पे कृषकों की ओर से होगा, तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। अच्छा, इससे रोजगार सृजन कितना होगा जो नई यूनिट? देखिए, जो हम अभी हमने जैसे अभी अमोनियम बाइकार्बोनेट लगाया तो इसमें करीब हमें 50 आदमी हमने रोज़ के हमें लगाने पड़ते हैं, लेबर प्लस जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं। और जो स्टार्च का प्लांट लगा रहे हैं इसमें करीब 225 आदमी की रिक्वायरमेंट रहेगी, 225 आदमी हमें रोज़ के चाहिए होंगे। लेबर के अतिरिक्त जो परमानेंट जो ऑपरेशन मेंटेनेंस परमानेंट के अतिरिक्त हमें 225 आदमी उसमें वो चाहिए होंगे। तो बाकी जैसे जैसे और नए प्रोजेक्ट आएंगे तो साथ में नेचुरली जब ये प्रोजेक्ट आते हैं तो जो आसपास के लोग हैं सबसे ज़्यादा लाभान्वित वही होते हैं, आसपास के गांव के लोग हैं। अभी भी हमारे प्लांट में यूरिया प्लांट में अमोनिया यूरिया जब बनाते हैं तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं वो ज़्यादातर आसपास के गाँव के ही हैं, पिपरौला के हों या कांट के हों या केसुराई विलेज के हैं, या आसपास के गाँव के ही ज़्यादा लोग हैं बेनिफिट होते हैं। और हमारा भी ये उद्देश्य है कि आसपास के गाँव को भी हम लोग CSR एक्टिविटी भी हम ज़्यादातर इन्हीं गाँव में करते हैं, इनको अपने एक आइडल गांव बनाएं, अच्छा से अच्छा इनको दे पाएँ, यही हमारा रहता है। अभी भी CSR में जो पैसा आएगा हमारा यही प्रोग्राम है कि हम इसी में लगाएंगे, अपने आसपास के गांव में ही लगाएंगे। चलिए सर, धन्यवाद। अभी आपने देखा कि KFL के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि कुमार चोपड़ा जी से बातचीत की और आपने ये जनपद के लिए सौभाग्य की बात रही, किसानों के लिए भी, कि जब से आपने यहाँ दायित्व संभाला ये जो इकाई है इसने प्रगति की और इसका फ़ायदा पूरे देश को मिला है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय हमें दिया और ऐसे ही आपका लंबी उम्र रहे और स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम लोगों को इसका लाभ मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।